अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने मुतसिबाना फैसला सुनाते हुए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं और मकबूजा कश्मीर असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो 30 सितंबर 2024 तक कराने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। भारतीय सदर के पास ऑर्डर देने के इख्तियारात हैं। आर्टिकल 370 कश्मीर की यूनियन के साथ इंजमाम के लिए था। आर्टिकल 370 गैर आइनी करार देने की पटिशंस भारतीय ब्यूरोक्रेसी के अफसर शाह जो हैं उन्होंने शाह फैसल ने दायर की थी। 4 साल तक इंडियन हुकूमत ने इस मामले को लटकाए रखा। जजों की रिटायरमेंट और समाज से माजरत की बिना पर बेंच बनता फिर टूटता रहा। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत में श्रीनगर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ज़हूर अहमद को अदालत में जो है बहस करने पर मुअत्तल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ 20 से ज्यादा दरख्वास्तों की समाअत के बाद 5 सितंबर को फैसला महफूज कर लिया था। पाकिस्तान ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए उसे गैर कानूनी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कांग्रेस के रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने फैसले पर मायूसी का इजहार किया। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला के बकौल वो मायूस हो चुके हैं लेकिन नाउमीद नहीं है, उनकी जदोजहद जारी रहेगी। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के मुताबिक इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरियों के आईनी हुकूक का कत्ल किया। इंडियन सुप्रीम कोर्ट से कश्मीरियों को इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं थी। जबकि वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए ह्यूमन राइट्स मशाल मलिक के मुताबिक आज एक बार फिर हिंदुस्तान ने कश्मीरी कौम से नफरत का इजहार किया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया, इंडियन अदालत आलमी कवानीन को रीराइट कर चुकी है और ऐसा करने का उसे कोई इख्तियार नहीं। एक बार फिर साबित हो गया है कि जो भारत है वो इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस को नहीं मानते। भारत का पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस को रीराइट नहीं कर सकते। आपको याद दिलाते चलें नाज़रीन कि 1949 में इंडिया ने आर्टिकल 370 और 1954 में फिर आर्टिकल 35A लागू करके कश्मीर को एक खुसूसी हैसियत दी थी, जिसको मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को ख़त्म करके ना सिर्फ कश्मीरियों के हुकूक सल्ब करने की साजिश की बल्कि पूरे खित्ते में इंतशार की एक बुनियाद रखी। मोदी हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करते हुए रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने का ऐलान किया। इस मुतनाज़े और मज़मूम फैसले से जम्मू कश्मीर अब रियासत नहीं बल्कि विफाकी इलाका कहलाएगा, जिसकी अपनी कानून साज असम्बली होगी और लद्दाख को विफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाका करार दिया जाएगा, जिसे कानून साजी का हक नहीं दिया गया। आर्टिकल 370 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को विफाक में एक खुसूसी हैसियत हासिल थी। मकबूजा कश्मीर को अपना आइन बनाने की इजाज़त थी। मुतअद्दिद मामलात में इंडियन जो विफाकी आइन है उसका निफाज जम्मू कश्मीर में नहीं होता था। रियासत का दिफा, उमूर खारजा और बैरून मुल्क सफ़र सिर्फ हिंदुस्तान के ज़िम्मे था। इसके अलावा इंडिया जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के किसी आइनी मामले को चैलेंज करने या रियासत के हवाले से कानून साजी का मजाज नहीं है। आर्टिकल 35A के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के सिवा भारत का कोई भी शहरी या इदारा जायदाद नहीं खरीद सकता था और रियासत जम्मू कश्मीर में सिर्फ रियासती बाशिंदे ही मुस्तकिल रहाइश रख सकते हैं। ये सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। गैर रियासती बाशिंदे जम्मू कश्मीर में जायदाद खरीद सकते हैं, वोट भी दे सकेंगे और रोज़गार भी हासिल कर सकेंगे। आर्टिकल 35A दरअसल इसी कानून की तौसीक थी जो डोगरा महाराज हरि सिंह ने अपने ज़ाती और सियासी मफाद के पेश नज़र 1927 में लागू किया था। आर्टिकल 370 की मनसूखी के साथ ही मरकज़ ने साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में दोबारा मुनज़्ज़म किया था। लद्दाख को मुकन्ना के बगैर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के तौर पर तश्कील दिया गया था, जबकि जम्मू और कश्मीर में एक कानून साज इदारा था। दोनों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का इंतज़ाम जो था मरकज़ की तरफ से मुकर्रर करदा लेफ्टिनेंट गवर्नरों के ज़रिए इस वक्त चलाया जा रहा है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में कोई असम्बली इंतखाबात नहीं हुए। भारत ने कई दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में 5 लाख से ज़्यादा फ़ौजी तैनात किए रखे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान
मसले कश्मीर पर माजी में कई जंगें हो चुकी हैं। 1989 से हज़ारों अफराद भारत से आज़ादी के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम और नाकिदीन का जो वहाँ पर बसते हैं, उनके बकौल भारतीय हुकूमत ने 2019 के बाद मीडिया की आज़ादी और एहतजाज पर पाबंदी आयद करते हुए शहरियों के बुनियादी हुकूक पर बदतरीन पाबंदियाँ नाफिज की हुई हैं। दूसरी जानिब मोदी की हुकूमत अपने मुतनाज़ा फैसले का दिफा करती आई है और उनका मौक़िफ़ है कि वो खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम ला रहे हैं। इंडिया के इस इक़दाम से मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों पर क्या असरात मुरतब होंगे, खित्ते के लिए और रीजनल पॉलिटिक्स के लिए ये फैसला कैसे है, और पाकिस्तान क्या कर सकता है कि आलमी बरादरी जो कि इस फैसले पर फिलहाल तो खामोश है, उसे झंझोड़ा जा सके। क्या वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा अब तक अपनी ही मंजूर करदा करारदादों पर अमल दरामद नहीं करा सका। तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए आज जनाब साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, एक फैसला जो कि बाबरी मस्जिद के फैसले आने के बाद और जिस तरह से हिंदुत्व परवान चढ़ा इंडिया में गुज़श्ता 8 से 10 बरसों में, एक्सपेक्टेड था ये फैसला कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के हवाले से। लेकिन अब व्हाट्स नेक्स्ट? पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए, कश्मीरी क्या कर सकते हैं, और क्या अब उनकी उम्मीदें तकरीबन ख़त्म हो चुकी है? थैंक यू वेरी मच। देखिए बात यूँ है आदिल साहब कि आपने इतना मीनिंगफुल आपका इब्तदाइया है कि आपने बहुत सी चीज़ें जो हैं पस मंज़र तो बयान कर दिया। मैं कोशिश करूँगा जो मेन इश्यूज़ अराइज़ हो रहे हैं बजाय उसको रिपीट करने के जो आपने कहा है उन पर बात करूँ। पहली चीज़ तो ये, लेट्स लुक एट द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, उसकी पोजीशन देख लें। एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अच्छी खासी पोजीशन थी। सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिसेस इंदिरा गांधी को फारिग कर दिया था और वो पार्लियामेंट से और उनकी वजारत वज़्मा ख़त्म हो गई थी। ये इमरजेंसी की बात है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कम होती गई और जब से हिंदुत्व का परवान चढ़ा, हिंदुत्व का परवान 214 में नहीं चढ़ा जबकि बीजेपी इक़्तिदार में आई, बल्कि उस वक्त से चढ़ना शुरू हो गया कि जब सेकुलर पार्टीज़ लाइक द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन पे इतना प्रेशर पड़ा कि वो भी सेकुलरिज्म को छोड़ तो नहीं रही थी लेकिन साथ साथ हर वो काम कर रही थी जो बीजेपी कर रही थी, जो उनकी इनफरादियत थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। तो इसमें एक समझता हूँ कि जो हिंदुत्व का राज तो 2014 में शुरू हुआ, लेकिन हिंदुत्व का असर काफ़ी पहले हो गया। मसलन मैं आपको बताता हूँ, जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो समझौता एक्सप्रेस का जो बड़ा मशहूर एक वहाँ उसको डिरेल किया गया, हुआ बिल्कुल ट्रेन का। जी। और उसको अंदर ज़्यादातर पाकिस्तानी थे, सबको पता था उसके पीछे कौन है, और ये एक अफसर भी था, 2 कोसादू भी थे, काफ़ी एविडेंस आ भी गई थी, कई साल चला, उसका कुछ नतीजा ना निकला और वो सारे छुट गए। तो एक तो ये बात है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो ये आपने इस जजमेंट की बात की, बाबरी मस्जिद का तो आपने खुद ही कर दिया, जो ज़िक्र है वो भी तमाम प्रिंसिपल्स जो थे जूरिस्प्रूडेंस से उनकी वायलेशन की गई। ये जो फ़ैसला है मैं तो को ख़ास और तवक्को कर नहीं रहा था, मैं क्योंकि आपको एक बेसिक बात बताता हूँ कि जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का कानून है, इसकी बुनियाद हमारे यहाँ तो पर्सनल मैटर्स में शरिया है, लेकिन बाकी मामलात में है जो वो है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ यानी कि ब्रिटिश प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ से निकाला गया है, जो कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में नाफिज करें इन वन फॉर्म और अनदर है। अब उसमें एक चीज़ को इतनी अहमियत दी जाती है कि लोग कहा करते थे कि अगर हेबियस कॉर्पस का मैटर हो तो जज को रात सोते हुए भी उठा दो। वो तो खैर अच्छे दिनों की बात थी, मेरे वालिद मुझे कहा करते थे, ज़माना बदल गया। लेकिन ज़माना ऐसे बदला हिंदुस्तान में कि कम से कम बाकी मुल्कों में हेबियस कॉर्पस का नाम आए तो सुन तो लिया जाता है, उसको फिर
आगे वो टाल मटोल भी हो जाती, मैं मानता हूँ। लेकिन हिंदुस्तान में तो ये कमाल हुआ कि हेबियस कॉर्पस की पिटिशन्स दायर की गई, जो कश्मीरी पकड़े गए थे वो भाई सुना ही नहीं गया। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, इसी को तवक्को ज़्यादा मुझे तो नहीं थी, पता नहीं किसको थी, लेकिन अब हम आ जाते हैं इस जजमेंट का जो असर क्या है पाकिस्तान पे और कश्मीरियों पे, और इसका मैं सर और भी यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा सर। एक छोटा सा सवाल मेरा कि जो आप कह रहे हैं कि जी आपको तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हमें भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इंडियन मुसलमान या जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां के जो कश्मीरी हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की सियासत सारी उम्र करते रहे, और ये सारे भी मायूस हो चुके हैं, सबके आप स्टेटमेंट्स देख लें, तो फिर ये मामला कहां जाएगा? ये तो फिर वही होगा कि फिर वो मुसल्लह जदोजहद ही एक वाहिद रास्ता रह जाता है जो कि वो करते आए हैं अब तक। जी, मेरी आने वाली किताब है उसमें मैंने यही कहा है कि 370 आर्टिकल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेल्फ गोल किया था, अपने ही गोल में गेंद फेंक दिया। अब इसमें बहस हो सकती है, लेकिन मैं अपना इशू क्लियर कर दूंगा। आपने जो बात की है, हिंदुस्तान में 3 किस्म की आरा थी, एक जो पाकिस्तान से इल्हाक चाहते थे, एक जो आज़ादी चाहते थे, और एक जो इस किस्म की गवर्नमेंट थी जैसे शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी, अब उनके दोनों के, एक के बेटे, एक के नवाज पोते हैं, एक की बेटी हैं, वो उन्हीं पार्टीज़ के इंचार्ज हैं कांग्रेस में, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में और पीडीपी में। इनकी कुछ ना कुछ होती थी कि इलेक्शन में इनको हिस्सा लेने दिया जाता था और गुमगुम की कोई पोजीशन थी, लेकिन इस इक़दाम से सारे कश्मीर में यूनिटी हो गई कि हिंदुस्तान का जो ये इक़दाम था इतना अनपॉपुलर था कि हिंदुस्तान को इस किस्म के इक़दामात उठाने पड़े। आप शायद भूल गए होंगे, मैं नहीं भूलता, कि कुछ दिन पहले झूठी खबरें फैलाई गईं कि कोई हमला होगा कुछ पिलग्रिम्स पे, फ़ौजें भेजी गईं, और आगे इतनी फ़ौजें थीं, मज़ीद फ़ौजें भेज दी गईं। यानी उनको पता था, कोई हैरानी नहीं थी कि इससे इतनी नफ़रत बढ़ेगी हिंदुस्तान या कश्मीर में, कि उनको पहले से पता था। अब इसका असर क्या हुआ है? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। जहाँ तक आपने इस जजमेंट की बात की है, ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। हमारा जो मामला है पाकिस्तान का, अब एक कश्मीरियों का मामला है, एक पाकिस्तान का। मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, फिर कश्मीरियों की भी बात करता हूँ। पाकिस्तान का केस तो रेस्ट ही नहीं करता। तो आर्टिकल 370 हमारा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन या शिमला अग्रीमेंट जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी साहिबा के दरमियान तय पाया था, उसमें एक हमारी, और उसमें भी विदाउट प्रेजुडिस टू पाकिस्तान इंटरनेशनल राइट्स, उसमें कहा था विदाउट प्रेजुडिस टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ आइदर पार्टी। तो इसका मतलब है कि बायलैटरली भी शिमला अग्रीमेंट में हमारे राइट्स हैं, इंटरनेशनली तो हैं ही हैं, और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को यूनिलैटरल इक़दामात से नहीं ख़त्म किया जा सकता। आप देख लें आज गज़ा में क्या हो रहा है, मैं गज़ा का फिर दोबारा जिक्र करूँगा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में यह है कि इजराइल कहता आ रहा है कि ये हो रहा है, हम पे हमले हो रहे हैं, तो इवन अमेरिका हैज़ बीन कंपेल्ड टू से कि नहीं जी आप यहाँ, अब वो क्या होगा मुझे नहीं पता, कि नहीं आप यहाँ ऑक्यूपेशन नहीं करेंगे, और घड़ी घड़ी कहे जा रहे हैं। हालांकि उनको रॉकेट्स भी सप्लाई कर रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन, उनकी मदद भी कर रहे हैं, वीटो भी कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि नहीं आपको 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है 1948, इन अदर वर्ड्स अमेरिका भी लीगैलिटी की तरफ समझ ये रहा है कि इसका रास्ता वहीं निकलेगा। अब बात यह आ रही है जहाँ पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारा तो यह मैंने कहा सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड बायलैटरली अंडर शिमला अग्रीमेंट। अब आ जाइए कश्मीरियों का। कश्मीरियों से बहुत जुल्म हुआ है, बहुत देर से जुल्म हो रहा है। शेख अब्दुल्ला के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुआहिदा किया था जिसके तहत उनको मैक्सिमम इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई थी, और सिवाय 2-3 इश्यूज़ के फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस वगैरह, इसलिए उनका सेपरेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, सेपरेट झंडा था। झंडा तो 1-2-3-4 और रियासतों का भी है। अब पॉइंट उसमें यह आ रहा है कि इन्होंने ये जो काम किया है
ना तो कश्मीरियों की सेहत पे कोई असर है। अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे आजकल मैं हिंदुस्तान नहीं जा रहा, लेकिन मुझे बहुत से इंडियंस पाकिस्तान से बाहर मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, मैंने फिर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं ट्रैक 2 पे बैंकॉक में कुछ महीने पहले, फिर जूम पे मेरी इंडियंस के क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता दिल्ली जाने को, हिंदुस्तान जाने को, पहले मैं जाया करता था। जो हालात हैं उसकी वजह से मैंने सोचा मैं जूम पे बात करूंगा। हर बंदा मुझसे ये पूछता है हिंदुस्तान के अंदर और बाहर कि बताएं जी 4 पॉइंट्स वैलिड अभी भी हैं या नहीं। इसका मतलब क्या है कि हालांकि मोदी साहब ये कर चुके हैं जो उन्होंने करना था, जो तीर उन्होंने चलाने थे वो तीर चला चुके हैं, तीर मार चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके सोचने समझने वाले यही समझते हैं कि कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ और उसको करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? बड़ा हल है कोई नहीं सिवाय उसके कि जो 1948 के बाद हर वजीर आज़म पाकिस्तान में सिविल या मिलिट्री और इंडिया में बावजूद ये कहते रहे हैं कि नहीं, हम तो कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन और वो कहते हैं अटूट अंग, लेकिन कंपेल हो गए बातचीत पे ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर। द क्लोजेस्ट वी केम वाज जिसको 4 पॉइंट्स कहते हैं, जो 10-12 पॉइंट्स हैं, मैंने किताब में जिसका जिक्र किया है। 10 मरतबा या आप जंग के दहाने पे थे या आप लड़ चुके हैं। आखिरी जंग 1998 में कारगिल में हुई थी। इसका मसला उस दिन या हिंदुस्तान ये कहे कि कश्मीरियों ने हमें कबूल कर लिया है, ये तो कोई बेवकूफ़ हिंदुस्तानी भी ये नहीं कहता कि उन्होंने दिल से हमें कबूल किया है। तो इसका मतलब ये है कि अब तो चीन भी इन्वॉल्व हो गया है। जो बात हुई थी लद्दाख के ऊपर जो जंग हुई है, और उसने क्लियर किया है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कि ये हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे हमला है। तो इस पे पाकिस्तान भी पार्टी है, इस पे कश्मीरी भी पार्टी है, इस पे चाइना भी पार्टी है। ये मसला नहीं हल होगा जब नहीं तो गज़ा वाली सिचुएशन आपके सामने है, जितना मर्जी जुल्म कर लें ये मामला सर उठाता रहेगा। और एक मैं वार्न करना चाहता हूँ, फ़र्क है गज़ा में, फ़लस्तीन में और कश्मीरियों में और पाकिस्तानियों में और मिस्रियों में। फ़र्क क्या है कि सबसे बड़ी फ़ौज उस इलाके की मिस्र की फ़ौज थी और सबसे वेल ट्रेंड फ़ौज थी जॉर्डन की, जो जनरल जॉन ग्लब पाशा ने ट्रेन की थी। वो कर चुके हैं उनके साथ मुआहदे कैंप डेविड। पाकिस्तान ने कोई मुआहदा नहीं किया इंडिया के साथ जिसमें कश्मीरियों के राइट्स का सौदा किया गया है। वी आर ए न्यूक्लियर पावर, दे नो इट। कोई होश आदमी न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का नहीं सोचता। बट वी हैव 5th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। अगर खुदा ना खास्ता दोनों में जंग हुई तो फॉरगेट न्यूक्लियर वॉर, वो तो पागल सोचेगा। कन्वेंशनली भी ये इतना एक दूसरे को तबाह कर देंगे कि ये नहीं इनको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। एंड ये नॉट अ रेपिटेशन ऑफ गजा, दिस विल बी अ वॉर ऑफ अ डिफरेंट नेचर। सो इंडिया शुड रियलाइज that Pakistan is not going to stop supporting them politically, legally, and at the international diplomatic level, but we are prepared for a dialogue, and dialogue is the only answer. महमूद कुसूरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। आज साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट आसमा शिराजी के साथ। उनका ये इंटरव्यू था और उसमें बड़ी अहम बातें जरदारी साहब ने की। एक तो उनका ये कहना कि जी ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, इलेक्शन में ताख़ीर जो है, मतलब उन्होंने मुख्तसर ताख़ीर की बात की 8-10 दिनों की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये ताख़ीर हो सकती है। अब उससे होगा ये कि एक डिबेट शुरू हो जाएगी अगेन कि क्या इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दूसरी जो अहम बात उन्होंने की कि जी बिलावल भुट्टो के अलावा वो खुद भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हो सकते हैं और पीपल्स पार्टी से कोई और उम्मीदवार भी आ सकता है। इसका मतलब ये कि जरदारी साहब ने अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं कि आगे अगर जाकर मखलूत हुकूमत बनवानी पड़ी उनको, और अगर वज़ारत उज़्मा के लिए कोई बिलावल पर राज़ी नहीं होता, खुर्शीद शाह पर राज़ी हो जाता, तो पीपल्स पार्टी शायद उसके लिए भी तैयार होगी। और एक और जो अहम बात, जो बिलावल साहब अभी तक लाडला लाडला कहते रहे, पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब को लाडला बुलाती रही, पुकारती रही, आज जरदारी साहब ने यह बात भी क्लियर कर दी, अगर इस मुल्क में कोई लाडला है तो उसका नाम है इमरान खान। खुद आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया, अहम बातें कह दी। आपका अपना टेक अवे क्या है इंटरव्यू से? जरदारी साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं
जो उन्होंने ऑन एयर कहा, जो ऑफ द रिकॉर्ड कहा, ऑब्वियसली उस सब कुछ का खुलासा अगर आज हमें दे दें आप। देखिए, मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है जो ऑफ द रिकॉर्ड हो। मतलब जो बातें ऑन द रिकॉर्ड थी उन्होंने उसकी बहुत क्लैरिटी के साथ उसका जवाब भी दिया है, जो सवाल उनसे पूछा गया, और उसमें बहुत वाज़ेह लफ्जों में उन्होंने ये कहा है कि ये जो इलेक्शन है इसको आगे किया जा सकता है और हो सकता है, लेकिन 8-10 दिन से ज्यादा नहीं। और रीजन भी उन्होंने दी है कि अफगान जो वोटर्स थे वो पीटीआई के वोटर्स के तौर पर रजिस्टर किए गए हैं, माजी में भी उनका वोट लिया गया उनसे और अभी भी उनसे फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके ऊपर हमने उनसे पूछा कि क्या आप इलेक्शन कमीशन जाएंगे, तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन खुद भी देख रहा है और हम भी, हमारी पार्टी भी गई है, और आज आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा गई भी है। तो असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस के जो सदर हैं उन्होंने तहफुजात उठा दिए हैं अफगान मुहाजिरीन के वोटर्स के तौर पे और वोटर लिस्टों के हवाले से, खास करके खैबर पख्तूनख्वा में। और उन्होंने कहा ये सब तरफ इसी तरह है, लेकिन खास करके खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो पहले भी इमरान खान साहब को जितवाने के लिए और अब भी उनकी पार्टी के लिए जो है वो वहाँ पे वोटर लिस्टों के अंदर जो है वो तारकीन वतन जो है वो दाखिल किए गए हैं। तो ये काफी अहम बात है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इस बात को क्वेश्चन कर रही है कि जो उनकी वहाँ पे जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में और दीगर जगहों पे भी अगर वोटर लिस्टों पे उनका एतमाद नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है होली सोली, किसी और के पास नहीं है कि वो इंतखाबात को जो है वो आगे ले जाए, और ये इख्तियार किसी और के पास भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो इंतखाबात को चाहे तो ये आसमा ये जो बात उन्होंने की है, ऑल्दो वो तो कह रहे हैं मुख्तसर मुद्दत के लिए, लेकिन आप नहीं समझते कि एक डाउट, एक क्वेश्चन मार्क जरूर इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को होने हैं, वो किसी बड़े लीडर ने पहली दफा पब्लिकली ये कह दिया कि जी ये ऐसा हो सकता है, तो ये डिबेट अब शुरू हो गई है और शायद ये ताखीर तक ये डिबेट जारी रहेगी। जी बिल्कुल, उन्होंने इसके अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ही जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के और सिक्योरिटी के, उसको मौजू बनाया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मौसम का भी मसला है और साथ में अमन अमान की सूरत हाल का भी मसला है, और ये वोटर लिस्टों वाला मामला भी जो है वो बहुत अहम है। तो जाहिर है आदिल, आप भी इतने अरसे से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, किसी पार्टी के सरबराह का बयान देना, जबकि आपको पता है पीपल्स पार्टी पीटीआई के बाद सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में कर रही है, वहाँ पे जलसे कर रही है, पॉलिटिकली लोगों को एक्टिव कर रही है, और जाहिर है कि उनके खदशात भी वहाँ पे मौजूद हैं, और ये खदशात सिर्फ उनके नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी और मौलाना फजल रहमान इससे पहले ही ये खदशात जो है उनको सामने रख चुके हैं। लेकिन एक बात जो जरदारी साहब ने कही कि 8-10 दिन या 12 दिन अगर इंतखाबात आगे हो जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इससे ज्यादा वो लेट इंतखाबात नहीं चाहते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि इंतखाबात तो होंगे ही, बेशक वो 8 को हों या 18 को हों या उससे थोड़ा आगे चले जाएं, मगर इंतखाबात को होना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि इस इंटरव्यू की थी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए कहा कि वो लाडला उनको नहीं समझता, कि उसने कभी, बिलावल ने कभी नाम नहीं लिया, तो वो उसने कभी चूंकि आइडेंटिफाई नहीं किया तो मैं कर देता हूं कि लाडला वो है जिसको कि 25 सीटों के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। हालांकि यानी कि और वो जेल में भी जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, उन्होंने बानी जो तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया। ये बहुत एक अहम बात है कि उन्होंने अपने जो एक तरह से जो एक हॉस्टाइल सी इन्वायरमेंट पीपल्स पार्टी की तरफ से थी, उसके ऊपर जो है वो एक शबनम का कतरा डाला है जरदारी साहब ने, और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि हम उनको लाडला नहीं समझते हैं। और इसके साथ साथ जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला था, ये भी उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है, इंकशाफ किया है कि उनके पास अदम एतमाद से कुछ दिन पहले जो है वो एक जो इमरान खान के और उनके दोस्त थे उनके जरिए से पैगाम आया कि अगर अदम एतमाद आप वापस ले लें तो फिर 2.5 साल आप हुकूमत कर लें और 2.5 साल हम, हुकूमत हमारी हो चुकी है, यानी हम आपको अगले 2.5 साल देने को तैयार है, लेकिन आप ये वापस ले लें। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने इस फार्मूले को मुस्तरद किया, और आपको याद है कि एक ऑडियो लीक इस सूरत में आई भी थी, तो उन्होंने कहा हमने मुस्तरद किया। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि आगे जाके ये जो 2.5 साल वाला फार्मूला है ये आपके और पीएमएलएन के बीच में हो सकता है या किसी और के साथ? तो उन्होंने कहा कि देखें अभी हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करते, मगर ये बहुत
इम्पोर्टेंट बात है कि चीजें जो है वो अगर मगर से निकल के जो है वो देखना होंगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन से पहले जो है, इलेक्शन के बाद बातचीत का आगाज भी करना पड़ेगा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे भी आना पड़ेगा और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना भी पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की कि अगली हुकूमत की जो फॉर्मेशन है उससे पहले जो है वो सियासी जमातें एक क्लियर एजेंडे के साथ आएंगी और हो सकता है कि ये एजेंडा इस्टेब्लिशमेंट के लिए एजेंडा हो कि आप इन चीजों के ऊपर मामलात को ठीक करें, तो उसके बाद जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने इतना कहा है कि हमें बैठना पड़ेगा और हमें आगे निकलने के लिए जो है वो चीजें देखनी पड़ेगी। मफामती टोन भी थी जरदारी साहब की। आसमा शिराजी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बड़ा अहम इंटरव्यू आज इन्होंने किया सदर जरदारी साहब का। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त नैयर हुसैन बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब, इंतखाबात में ताखीर करवाने के बयानात आ रहे हैं, बड़े तवातुर से सामने आ रहे हैं। कादिर बलोच साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात कुछ हैं तो डिले करवा लें इलेक्शन। अमीर मुकाम भी यही बात कर रहे हैं, मौलाना साहब भी यही बात कर रहे हैं। क्या आप वाकई समझते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे? शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कमिटमेंट की है सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली कहा, कम वट में इलेक्शन आगे पोस्टपोन नहीं होंगे। तो हम तो यकीन करते हैं और बिलीव भी करते हैं। जो कादिर बलोच साहब की आपने रेफरेंस दिया, उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि इलेक्शन पोस्टपोन होने चाहिए। उन्होंने तो ये कहा कि अगर इन केस किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो सब्सिक्वेंटली करवा लें, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी हर सूरत में 8 फरवरी को इलेक्शन चाहती है और आज हमारा डेलीगेशन भी मिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जो मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं या सोशल मीडिया पे बात चल रही है ये दुरुस्त नहीं, इलेक्शन इंशाल्लाह अपने वक्त पे होंगे और 8 फरवरी ही पोलिंग डे है। तो जो जमातें ये डिले करना चाहती हैं शायद तो इलेक्शन को फेस नहीं करना चाहती, उनमें कोई कमज़ोरी है, वो आवाम को फेस नहीं कर सकते, उनको नताइज पे यकीन नहीं कि उनकी फेवर में नताइज आएंगे, तो इसलिए वो बात कर रहे हैं डिले की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतन ना डिले पहले चाहती थी ना अब चाहती है और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल कायम है कि इलेक्शन वक्त पे हो। अच्छा बुखारी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाए, पीटीआई को बड़े सख्त किले हैं कि उनके सारे रहनुमा जेलों में हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है निकल आता है वो पार्टी छोड़कर चला जाता है, अदरवाइज बाकी सब जेलों में हैं और कह रहे हैं कि जी हमें दीवार से लगाया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर पीपल्स पार्टी के भी गिले शिकवे हैं। आज आपका वफ्द ईसीपी से भी मिला, क्या अभी भी आप समझते हैं कि एक पार्टी पीएमएलएन को फैसिलिटेट किया जा रहा है? देखिए, पहले जो आपने कहा कि पीटीआई के हवाले से अगर तो उन्होंने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है और वो जेल में तो फिर वो फेस करेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन भी फेस करेंगे, ट्रायल भी फेस करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि पीटीआई एक सियासी जमात है, उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दीगर जमातों की तरह कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ अपने जमात के लिए नहीं मांगती, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एनलिस्टेड हैं उनको तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो प्रीवियस कंडक्ट है केयर टेकर्स का और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बड़ा वाज़ेह है कि वो किस तरह फैसिलिटेट किया जाता रहा पीएमएलएन को डे 1 21 अक्टूबर से लेके तो अभी तक जिस अंदाज में रिलीफ मिल रहा है उनको कोर्ट से। कोर्ट्स ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से ज़रूर पूछती है, प्रोसिक्यूशन से पूछती है। अगर प्रोसिक्यूशन ही बैठ जाए तो फिर कोर्ट्स क्या करें? और आप देख रहे हैं कि मुकदमात में प्रोसिक्यूशन बैठ रही है, विड्रॉ कर रही है, एलिगेशंस विड्रॉ कर रही है, अपने मौक़िफ़ पे वो खड़ी नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली कोर्ट्स ने तो उनको एक्विटल देनी है या उनको रिलीफ तो देना है। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन किसके मतहत है? केयर टेकर्स के मतहत है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसके मतहत है? केयर टेकर्स के मतहत है। यही बात तो हम कहते हैं कि ईसीपी इसका कॉग्निजेंस ले, इसका नोटिस ले, ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी को फैसिलिटेट ना किया जाए। और अगर ये सिलसिला जारी रहा
तो माजी की तरह फिर ये जो इंतखाबात हैं ये बड़े डिस्प्यूटेड हो जाएंगे। अगर ये डिस्प्यूटेड हो गए तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो। बुखारी साहब, कल से राव अनवार का इंटरव्यू चल रहा है जिससे जरदारी साहब अपना बच्चा करार दे चुके हैं, लेकिन बड़े संगीन इल्जामात अचानक एक ऐसे शख्स की जानिब थे से जिन्हें जरदारी साहब माजी में बड़ा बैकअप करते हैं। ये क्या इन इल्जामात में आप कहेंगे कि कोई वजन है, नहीं है? ये प्लांटेड इंटरव्यू था, बड़े संगीन इल्जामात वो लगा रहे हैं। क्या कोई नाराजगी हो गई है उनकी जरदारी साहब से? पहली बात तो है कि मैं उसके इंटरव्यू को इतनी अहमियत नहीं देता। जो सरकारी मुलाजम हो, पुलिस का मुलाजम हो और वो अपने ख्यालात, अपनी स्टेटमेंट्स को टाइम एंड अगेन चेंज भी करता रहता है, और फिर किसकी भी हैस पे उसने ये दिया, इतना अरसा खामोश क्यों रहा? जब वो सर्विस में था तो उस वक़्त क्यों खामोशी इख्तियार रखी? इतना ही अगर मुहब्ब वतन था, इतना ही वो इंसाफ पसंद था, इतना ही वो सच्चा था, तो उस वक़्त ले आता ना ये इल्ज़ामात सामने। लेकिन अब इस स्टेज पे आके किसके कहने पे वो बयान दे रहा है, ऑब्वियसली उनका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इल्ज़ामात से हमेशा सुरखरू हुई है, आज से नहीं। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके आसिफ अली ज़रदारी साहब तक, कोई एक कन्विक्शन बता दे हमें किसी कोर्ट ऑफ लॉ से हमारे लीडर के ख़िलाफ़ कोई आई हो। आज तो वो नीट क्लीन एक्विटेड बैठे हुए हर उस इल्ज़ाम से जो इस किस्म के इल्ज़ामात 1990 से लेके आज तक लगते हैं। ठीक, नैयर हुसैन, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका की बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बतौर सिपहसालार अपने पहले दौरे पर, बाकायदा सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो चुके हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जो है वो दौरा अमेरिका में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ये दौरा गुज़श्ता आर्मी चीफ के दौरों से कुछ मुख्तलिफ इसलिए भी है कि उमूमन पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह तैनाती के बाद अमेरिका का दौरा करते हैं। आर्मी चीफ ने चीन का दौरा तो किया, लेकिन अमेरिका का दौरा एक बरस बाद वो कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर से पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अमेरिका का दौरा करने वाले आखिरी पाकिस्तानी आर्मी चीफ थे। उन्होंने अक्टूबर 2022 में वाशिंगटन का दौरा किया। आज से शुरू होने वाला ये दौरा क्यों अहमियत का हामिल है? बताया यह जा रहा है कि आर्मी चीफ अपनी कमांड संभालने के बाद पहली दफा अमेरिका का सरकारी दौरा कर रहे हैं। यह दौरा एक ऐसे वक्त में भी हो रहा है जब पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन वो हमेशा से हमें रहा है। पाकिस्तान को इक्तिसादी, सियासी और सिक्योरिटी के खतरात भी दरपेश हैं। साथ ही कुछ अरसे में पाकिस्तान में नए इंतखाबात होने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल से खित्ते में तशवीश पाई जाती है। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने से TTP दोबारा मुतहर्रिक हुई है। दहशतगर्दी फैलाने वाले ग्रुप्स वहाँ पर फ़ाल हैं। पाकिस्तान ने जो है वो ऑब्वियसली एक दफ़ा फिर जो दहशतगर्दी सर उठा रही है उस पर एक ऐसा स्टांस लिया है जो इससे पहले नहीं लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट में भी अफगान तालिबान के दौर में खित्ते में अदम इस्तेकाम बढ़ने का सबब जो है वो बताया जा चुका है। अब दो अहम अमरीकी वफूद जो हैं वो इस दौरे से पहले पाकिस्तान आए, उन्होंने आला हुकाम से मुलाकातें की और ये आपको बताते चले कि उनमें जो रेफ्यूजीज़ वाला मामला है, जो कि गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवाया जा रहा है, जिनमें सर फहरिस्त ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान के काफ़ी सारे हमारे भाई जो हैं वो यहाँ पर मुकीम है, जिनमें से 5 लाख वापस भी चले गए हैं। तो ये दौरा जो है इसको किस तनाजुर में देखा जाए और क्या वाकई बड़ा अहम दौरा है, और अगर है तो क्यों है? प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब प्रोग्राम में हमारे रेगुलर रहते हैं, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से हैं, डीन हैं वो पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्यों इस दौरे को अहमियत दी जाए, और अगर दी जाए तो कितनी अहमियत दी जाए, और उसकी वजूहात क्या होंगी? बहुत शुक्रिया आदिल, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपका जो तज्जिया था वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसको उतनी ही अहमियत देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उतनी ही देनी चाहिए जितनी किसी दूसरे ऐसे दौरे को दी गई।
पाकिस्तान के जो भी आर्मी चीफ होता है वो अमेरिका के दौरे करता है, ना सिर्फ शुरू में करता है, बाद में करता है, और वो दौरे अहम होते हैं और ये उतना ही अहम है, ना मेरे ख्याल में उससे कुछ ज़्यादा अहम है ना उससे कम अहम है। टाइमिंग हमेशा जो है मुख्तलिफ होती है, और आज की जो टाइमिंग है उसमें एक तो पाकिस्तान के हालात जिसका आपने जिक्र किया, और दूसरी जो आलमी हालात हैं, खुसूसन जो फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से, गज़ा के हवाले से जो हालात हैं, उसका एक साया होगा, चाहे वो एजेंडा आइटम हो या ना हो। दौरे की अहमियत क्या है? एक ये अहमियत कि जब भी कोई भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ पहली बार अमेरिका जाता है तो उसका एक पर्पस अमेरिका के लिए ये होता है कि ज़रा देखें कि यार ये शख्स है कौन। क्योंकि एक 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 सेंस ये होती है कि जनाब इस जो भी आर्मी चीफ पाकिस्तान में है उनका सियासत पे और मुल्क पे बहुत बड़ा एक असर पड़ेगा, तो दे वांट टू साइज अप द पर्सन कि इज दिस समवन वी कैन वर्क विद। तो एक तो अमेरिका की तरफ से ये पर्पस है। एजेंडा आइटम के हवाले से मेरे ख्याल में जो आपने बात उठाई वो ही सर फहरिस्त होगी। दो इश्यूज होंगे जो अमेरिका देख रहा होगा। सर फहरिस्त बैनुल अक़वामी तौर पे तो यकीनन अफगानिस्तान का मसला है। अफगानिस्तान का मसला, उसमें आपने जिक्र किया कि जो तारकीन वतन हैं, स्पेशली जो इल्लीगल्स हैं, उनकी जो वापसी का अमल है जो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान ने एक्सेलरेट किया है, उसके हवाले से एक सवालात होंगे, खुसूसन सवालात होंगे कि जनाब वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हवाले से है या नहीं। दूसरा ये होगा कि जो उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमेरिका के लिए शायद अमेरिकन किसी NGO में या किसी दूसरे इदारे में काम करते थे, जो अब रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान में, तो अमेरिका ने पहले भी लिस्टें दी, उनके पास और भी ऐसी मसाइल होंगे कि जनाब ऐसे लोगों को वापस ना फोर्स किया जाए जिनकी ज़िंदगी जो है वहाँ जाके बहुत ज़्यादा ख़तरे में हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल में आदिल ये है, मैं बात करने वाली है, द US स्टिल सीज पाकिस्तान, वो अभी भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान की लेंस से ही देखता है, चाहे हम कुछ कहते रहें, चाहे कुछ होता रहे। तो इन अ वे जो लार्जर सिचुएशन है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की, अगर आप सोचें तो अमेरिका के लिए अभी भी अगर कोई कॉन्डुइट है तो उसमें पाकिस्तान एक अहम कॉन्डुइट है। तो उस हवाले से भी एक सवाल भी होगा उसमें, पाकिस्तान को या आर्मी चीफ को ये मौका भी होगा कि जो पाकिस्तान के या पाकिस्तानी फौज के कंसर्न्स हैं वो भी रखें बिफोर द US। लेकिन दैट विल बी इशू वन लाइनर ऑन द सेकंड इशू, एंड देन वो ये है, सेकंड इशू मेरे ख्याल में यकीनन आएगा वो पाकिस्तान की जमहूरियत का होगा और इलेक्शन का होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी जो 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 होती है ना कूदना चीखना के इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये क्या हुआ वो क्या हुआ, ये कहाँ है वो कहाँ है, ये सिर्फ अंदरूनी नहीं होता, दुनिया भी देख रही होती। सो इन मेनी वेज जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे सवाल हैं वो भी आर्मी चीफ से उठाए जाएंगे। ठीक, डॉक्टर साहब आखिर में अगर इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि ये भी कहा जाता है कि जी इलेक्शन जिस तरह आपने खुद कहा हो रहे नहीं हो रहे, आज जरदारी साहब ने कह दिया अगर 8-10 दिनों का माइनर डिले हो जाए ये कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे IMF को क्या फर्क पड़ सकता है? मतलब ये जो कहा जाता है जी IMF ऐसा नहीं होने देगा और इलेक्शन टाइम पे होंगे, तो अगर ना हुए टाइम पे तो फिर मामलात गड़बड़ हो जाएंगे, उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है और क्या वाकई इसमें कोई वजन है इस बात में? यार कॉम्प्लेक्स सा सवाल है। देखिए IMF से तो मेरी अपना ख्याल ये है कि IMF का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। IMF का ताल्लुक जो है वो तो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से, तो टेक्निकली तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये बात कही जाती है तो उससे IMF से मुराद मेरे ख्याल में ये होती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एज अ होल। और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी से मतलब अमेरिका ले लिया जाए तो फिर तासुर ये होता है कि अमेरिका के पास अगर कोई लेवर है, अगर उन्होंने हाथ मरोड़ना है तो वो IMF के थ्रू मरोड़ सकते हैं। आई डोंट थिंक वो ऐसा मरोड़ेंगे या नहीं, उनके पास और भी लेवर्स हैं। लेकिन ये बात तो मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज़ है कि अगर आप पाकिस्तानी ना हो, ठीक, अगर आप और मैं दोनों पाकिस्तानी ना हो, हम कहीं बाहर से इस मुल्क को देख रहे हो और सिर्फ ये रोज की जो एक आध खबर आती है कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, अब इलेक्शन में ये हुआ, अब इसने इसके बारे में ये कह दिया, अब ये अंदर, अब ये बाहर, अब ये ठीक, अब वो गलत, तो यू विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि इस जगह जिसको पाकिस्तान कहा जा रहा है यहाँ कोई जमहूरियत जो है वो बड़ी तकवीयत पा चुकी है। तो वो जो अनईज है उसकी एक फॉरेन अफेयर्स कॉस्ट है, हमारी जो अनसर्टेनिटी है। हम इंटरनली तो समझ सकते हैं जी 10 दिन इधर कर दो, 15 दिन उधर कर दो, वो तो अंदर की बात है ना, लेकिन उतनी डिटेल में बाहर वाला तो नहीं जाता। बाहर वाला जब देखेगा तो वो तो यही कहेगा कि यार ये जगह स्टेबल नहीं है। और मेरे ख्याल में उसकी एक इंटरनेशनल अफेयर्स में कॉस्ट है। मैं ये पाकिस्तानी सियासत की बात नहीं कर रहा, हम इमेज की बात करते हैं। ये इमेज, हमारी डेमोक्रेसी का जो इमेज है वो फ्रेजाइल नहीं है, वो ब्रोकन है। और
और आर्मी चीफ से ये पूछा जाएगा कि जनाब इसकी ब्रोकन होने में आपका क्या हाथ है, और अगर ब्रोकन को फिक्स करना है तो उसमें आपका क्या हाथ होगा। सो आई डू थिंक कि बहुत सी गुफ्तगू जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सवाल पे ही होगी। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब बड़ी अहम गुफ्तगू फरमा रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।